नमस्कार आप सभी को और वेलकम है आपका सीटेट की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे हमारे 22 जनवरी 2024 को होने वाले सीटेट के एग्जाम में जो साइंस का पेपर है उसके बायोलॉजी पोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इस सीरीज में, इस लेक्चर सीरीज में आज पहला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उनमें बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको, और उनके अलावा आपके बायोलॉजी के सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके कलेक्शन को इस सीरीज में लेकर आया हूं। अगर आप ये सारी सीरीज डेली का डेली, मैं डेली एक सीरीज लेकर आऊंगा, प्रिपेयर करते हैं तो आई एम श्योर कि एग्जाम में आप काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना देर करते हुए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। यह है आपके सामने पहला क्वेश्चन जो कि 2011 यानी कि जो पहला सीटेट का एग्जाम हुआ था 2011 में जून में, उसका पेपर है और क्वेश्चन नंबर 62 उस पेपर में आप सॉल्व पेपर में देख भी सकते हैं। क्वेश्चन था मूल गोप यानी कि रूट कैप नहीं पाया जाता है किसमें। तो आपको बता दूं, यहां पर एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे दूं कि रूट कैप रूट्स की टिप पर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर ये कोई जड़ है तो इसकी टिप पर एक कैप लगा होता है और इस कैप को हम कहते हैं रूट कैप। हिंदी में आप इसे मूल गोप कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि जब जड़ मिट्टी में नीचे जा रही होती है उस समय उसे घर्षण ना लगे, किसी तरह की रगड़ ना लगे और नुकसान ना पहुंचे, तो जड़ की टिप यानी कि उसकी अग्रभाग को सुरक्षा देता है ये रूट कैप, यानी कि ये जड़ को रक्षा करने का काम कर रहा है। ये हो गया रूट कैप का कार्य। आपसे पूछा जा रहा है कि किन पौधों में नहीं पाया जाता है, तो यहां पर 4 ऑप्शन है, इनको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है जलीय पौधे। जलीय पौधे कौन से होते हैं? जो पानी में पाए जाते हैं। तो पानी में जो पौधे पाए जा रहे हैं उनको हम जलोद्भिद या जलीय पौधे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफाइट। दूसरा ऑप्शन है समुद्भिद मीजोफाइट। ये वो पौधे होते हैं जो हमारे आसपास नॉर्मल पाए जाते हैं, जैसे आम, नीम, पीपल वगैरह, जिनको पानी बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए, उन्हें मीजोफाइट कहते हैं। फिर आते हैं लवणोद्भिद। ऐसे पौधे जो लवण युक्त भूमि में यानी कि सलाइन वाटर में उगते हैं, खारे पानी में उगते हैं, उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं। इन्हें हम मैनग्रोव वनस्पति के नाम से भी जानते हैं और इन्हें हेलोफाइट इंग्लिश में बोलेंगे। और आखिरी है मरुद्भिद या मरुस्थलीय पौधे, जिन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। एग्जाम किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बता दूं। जलीय पौधों में जैसे हो गया पिस्टिया, हाइड्रिला, लैमना, ये सब जलीय पौधे हैं। एक्वेटिक प्लांट, कमल, लोटस भी इसी में आ जाएगा। समुद्भिद में आपका आम, नीम, पीपल, ये सब आपके आसपास ही हैं। और लवणोद्भिद हेलोफाइट जैसे राइजोफोरा, ये एक लवणोद्भिद पौधा है, इसे मैनग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है। और मस्तूली पौधों में जैसे आपका नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ये सब जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। तो आपके इस आंसर में सही जवाब होगा आपका पहला हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलीय पौधे। क्यों? क्योंकि जलीय पौधों को पानी में किसी भी तरह की रगड़ लगने का कोई खतरा नहीं है, इसलिए वहां पर रूट कैप नहीं पाया जाता, या अगर कभी किसी प्लांट में पाया भी जाएगा तो बहुत ही कम डेवलप होगा। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन हाइड्रोफाइट का। तो जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 77 और ये भी 2011 के सेट पेपर से ही मैंने लिया हुआ है। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। अब आपको बता दूं ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे कंकाल तंत्र से, हमारे स्केलेटल सिस्टम से, जिसमें हमारे ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं हड्डियों के बीच में। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा ये हाथ है, अब यहां से और यहां के बीच में एक ये ज्वाइंट हो गया, यहां और यहां के बीच में एक ये ज्वाइंट हो गया, एक ज्वाइंट ये हो गया। तो हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग ज्वाइंट्स हैं और इनके अलग अलग नाम हैं। तो यहां पर आपको बता दूं जो ऑप्शन दिए गए हैं मैं उनके अकॉर्डिंग बात करता हूं। सबसे पहले है ग्लाइडिंग संधि। ये जो ग्लाइडिंग संधि है, जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, ये एक्चुअली हमारे हाथ की जो ये वाली हड्डियां हैं जिनको हम कहते हैं रेडियस और अल्ना, और कलाई की हड्डियों को कहते हैं कार्पल्स। तो हाथ की कलाई हो गई और ये जो ज्वाइंट है जिसे मैं हिला रहा हूं, ये हमारी ग्लाइडिंग संधि होती है, आप याद कर लीजिए। इसके बाद हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कहां पर है? हमारा हाथ की जो ये हड्डी है इसको ह्यूमरस बोलते हैं और ये है रेडियोल्ना। ह्यूमरस और रेडियोल्ना के बीच में ये जो ज्वाइंट आप देख रहे हैं यहां पर, इस ज्वाइंट को हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट। अब तीसरा ज्वाइंट है सैडल ज्वाइंट, जो कि हमारे हाथ के अंगूठे में पाया जाता है। ये जैसे मैं इस तरह से हिला पा रहा हूं, ये हमारे हाथ की जो हथेली की हड्डियां हैं, पाम बोन्स, इनके साथ अंगूठे का जो ज्वाइंट है उसे हम कहते हैं सैडल ज्वाइंट। और लास्ट में दिया गया है धुराग्र संधि यानी कि पिवट ज्वाइंट। ये होता है हमारा जो स्कल है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की जो पहली हड्डी होती है जिसे हम लोग एटलस के नाम से जानते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम की पहली हड्डी हो गई और इसी पर हमारा पूरा स्कल
स्थित है। तो ये जो ज्वाइंट है हमारे स्कल के साथ में, वो कौन सी होती है? थोरासिक संधि होती है। तो ये मैंने आपको सारे ज्वाइंट्स बता दिए। ओके, इसके अलावा एक और भी ज्वाइंट है जिसे हम कहते हैं कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो पाया जाता है हमारे हाथ की हड्डी ह्यूमरस और हमारे कंधे के जोड़ के बीच में जो ज्वाइंट होता है। तो ये सारे ज्वाइंट्स हमने आपको बता दिए। यहां पर जो सही जवाब आपका होगा वो हो जाएगा सैडल संधि, यानी कि सैडल ज्वाइंट, जो कि हमारे हाथ की और अंगूठे के बीच में पाया जाता है। इसी वजह से हमारे हाथ का अंगूठा अन्य उंगलियों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर तरीके से गति कर पाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी है 2011 के सेट से और ये है क्वेश्चन नंबर 75। आपसे पूछा जा रहा है कि हार्मोन एड्रेनालिन क्या करता है। तो यहां पर 4 कार्य लिखे हैं, जिनमें पहला है जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर को कम करना और शरीर में सामंजस्य में स्थापित करने में सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन है लंबाई नियंत्रण करने में सहायता करता है। तीसरा है शरीर के विद्युत अपघट्यों का संतुलन करता है। और चौथा है रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। तो आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर आप सबको पता है कि किडनीज पाई जाती हैं, एक जोड़ी किडनी होती हैं, और हमारी किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसे हम लोग कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, इंग्लिश में आप इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड में एक पार्ट होता है, एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो मेडुला वाले भाग से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम यहां पर लिखा हुआ है जिसका नाम है एड्रिनलिन, और दूसरा यहीं पर होता है नॉर एड्रिनलिन। तो ये 2 हार्मोन हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं, पहला एड्रेनालिन और दूसरा नॉर एड्रेनालिन, और ये दोनों हमारी एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। इन दोनों को एक और भी नाम दिया गया है। एड्रेनालिन को हम लोग इपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनालिन को नॉर इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो यहां पर आपसे चूंकि एड्रेनालिन पूछा गया है तो आपको बता दूं ये दोनों हार्मोन्स एक ही कार्य करते हैं, हमारी बॉडी को आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी की कंडीशन में संतुलित करने का काम। इसीलिए इन दोनों हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। कई बार सवाल इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी हार्मोन्स कौन से होते हैं, तब भी यही आंसर होगा एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। तो आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो उस समय हमारे शरीर के तनाव को कम करेगा, हमारे शरीर में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है एड्रेनालिन हार्मोन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2012 के सेट पेपर से, क्वेश्चन नंबर 83। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए फिल इन द ब्लैंक खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब कौन से ऐसे खनिज हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर की मांसपेशियां अच्छी तरह से काम करेंगी। ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में आयोडीन और फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन लौह एवं आयोडीन यानी कि आयरन और आयोडीन, तीसरे ऑप्शन में लौह एवं कैल्शियम और चौथे ऑप्शन में सोडियम एवं पोटेशियम दिया गया है। इसमें सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3 लौह एवं कैल्शियम। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है और ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबुलिन ये 2 चीजें मिली होती हैं। हीम यानी कि आयरन, लोहा, यानी बिना आयरन के हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता, और जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ब्लड की कमी ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा नहीं, और जब ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो बीमारी कहलाएगी एनीमिया। और अगर एनीमिया हो जाता है किसी व्यक्ति को तो मांसपेशियां ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेंगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई हमारे लिए? आयरन हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैल्शियम। अब ये कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि हमारी हड्डियों का अधिकांश भाग कैल्शियम से ही बना हुआ है और हमारी मांसपेशियां हमारी हड्डियों पर ही पाई जाती हैं। जब हमारी हड्डियों में अच्छी मूवमेंट होगी तभी हमारी मांसपेशियां ठीक प्रकार से कार्य करेंगी। तो ये दोनों चीजें, आयरन और कैल्शियम, ये दोनों हमारी मांसपेशियों की, हमारी मसल्स की अच्छी सी ग्रोथ के लिए, उनके अच्छी फंक्शनिंग यानी कि कार्य के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी लौह एवं कैल्शियम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 64 सेट है 2012 का। क्वेश्चन था भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो यहां पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो हम भोजन करते हैं उससे जुड़े हुए। तो आइए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में, फिर मैं आपको सही ऑप्शन का टिक बताता हूं। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, एक निवाला लेकर मुंह में रखते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को ग्रहण करना, इंग्लिश में इंजेशन। इसके बाद यह भोजन अंदर जाता है, उसका पाचन होता है, प्रक्रिया कहलाती है डाइजेशन यानी कि पाचन। पाचन होने के बाद जो भोजन हमारी बॉडी के अंदर पच गया है, हमारी छोटी आंत की दीवारें उसे अवशोषित करती हैं, यानी प्रक्रिया हो गई अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अब अवशोषित होने के बाद क्या होगा कि जो भोज्य पदार्थ अवशोषित हो गए हैं हमारी आंतों में,
वो ब्लड में मिलेंगे और ब्लड में मिलकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। हर कोशिका को भोजन दिया जाएगा, प्रक्रिया कहलाएगी स्वांगीकरण। और जो पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर पच नहीं पाते उन्हें मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, प्रक्रिया कहलाती है निष्कासन। तो यह सही क्रम बना, अंतर्ग्रहण भोजन को ग्रहण करना, पाचन भोजन को पचना, अवशोषण भोजन को पचे हुए भोजन का अवशोषित होना, स्वांगीकरण अवशोषित किए गए भोजन को ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में पहुंचाना, हर कोशिका के जीव द्रव्य में उसको आत्मसात करा देना, और अंत में बचे हुए मल को शरीर से बाहर निकालना, निष्कासन। यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 और ये क्वेश्चन है 2013 का। क्वेश्चन पर ध्यान दें, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको यहां पर 4 कथन दिए जा रहे हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज होती क्या है ताकि आप आराम से इसे टिक कर पाओगे। एंडेमिक स्पीशीज या विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज का मतलब है कोई ऐसी जाति जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हो। उदाहरण के तौर पर कोई ऐसा जानवर है जो मान लेते हैं कश्मीर में पाया जाता है और बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जा रहा है, तो उस प्रजाति को हम कह देंगे एंडेमिक स्पीशीज। आप उसे लाकर कहीं और पाल सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो वहीं पर पाया जा रहा है जो कि उसका जन्म स्थान है, यानी वो एक लोकल एनिमल कहलाएगा। और ऐसे लोकल एनिमल्स को ही हमारी बायोलॉजी की भाषा में विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज या एंडेमिक स्पीशीज के नाम से जानते हैं। तो अभी आपने समझ लिया कि लोकल स्पीशीज बड़ा ही आसान सा वर्ड हो गया, जो एक जगह पर पाई जाएगी। अब ऑप्शंस पर ध्यान दें, ये अपने आवास के नष्ट होने पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बेकार का ऑप्शन है, कोई मतलब नहीं इसका। ये केवल चिड़ियाघरों और वानस्पतिक उद्यानों में ही पाई जाती हैं। ये बात हम मान सकते हैं कि ऐसी स्पीशीज को आपने लाकर चिड़ियाघर में रख लिया, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये केवल उन्हीं जगहों पर नहीं पाए जाएंगे। यहां पर जो वर्ड लगा देना केवल, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वो प्राकृतिक तौर पर अपने खुद के जगह पर भी पाई जा रही है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कश्मीर का कोई जंतु, तो वो कश्मीर में भी तो पाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो केवल चिड़ियाघर और वानस्पतिक उद्यानों में होगा। तो ये ऑप्शन भी आपका बेकार हो गया। अगला ऑप्शन है ये केवल विशिष्ट अधिवास में ही पाई जाती है, बस यही सही जवाब है। विशिष्ट अधिवास मतलब एक विशेष क्षेत्र में ही मिलेंगी, इसी को हम कहेंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। नाम से क्लियर हो रहा है, विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज मतलब प्रजाति, तो विशिष्ट अधिवास में पाई जाएंगी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन भी बेकार का है, ये कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। संकटापन्न तो कोई भी जानवर हो सकता है, किसी पर भी विलुप्त होने का खतरा आ सकता है। तो सही जवाब हुआ एंडेमिक स्पीशीज के लिए ये केवल विशिष्ट अधिवास में ही पाई जाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 और ये 2013 के सेट पेपर से है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए युग्म मतलब जोड़े में से कौन सा युग्म लक्षणों की आनुवांशिकता से संबंधित है। तो लक्षणों की आनुवांशिकता, इसका क्या मतलब हुआ, माता पिता के जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जाते हैं उसी को हम कहते हैं आनुवांशिकता। मतलब माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में जाना कहलाता है आनुवांशिकता। और लक्षणों की आनुवांशिकता किसके द्वारा होती है, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में है क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र तथा जीन, क्रोमोसोम्स तथा माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति, और कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूं कि क्या होता है एक्चुअली। मान लेते हैं ये हमारी कोई कोशिका है, ध्यान से सुनिएगा, अपने आप आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है न्यूक्लियस, और केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमैटिन जाल। ये क्रोमैटिन जाल टूटकर बनाता है छोटे छोटे क्रोमोसोम्स। तो ये हो गए क्रोमोसोम जिन्हें आप कहते हैं गुणसूत्र, और हमारी हर कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अब ये तो गुणसूत्र हो गए, और गुणसूत्रों के छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं जीन्स। मतलब गुणसूत्र पर जो छोटी छोटी इकाइयां पाई जा रही हैं उनको हम जीन्स कहते हैं। तो ये गुणसूत्र और जीन्स यही माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में लेकर जाते हैं। तो सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स और जीन्स जो माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में ले जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये ऑप्शन भी बता देता हूं ताकि कोई अन्य क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से बना मिले तो आप समझ पाओ। दूसरे चॉइस में कहा गया क्रोमोसोम्स तथा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में इस तरीके से पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पर जो सवाल आता है वो होता है कि किसे कोशिका का विद्युत गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया माता पिता के लक्षणों की आनुवंशिकता नहीं करती, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, किसी भी कोशिका में सबसे बाहर की तरफ होती है कोशिका झिल्ली, जिसे आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन,
और उसके नीचे होती है कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति ये दोनों चीजें कोशिका को बाहर से घेरे हुए हैं, इनका भी कोई संबंध नहीं है आनुवंशिकता के लक्षणों को बच्चों में ले जाने के लिए। और आखिरी ऑप्शन में है कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट। तो कोशिका झिल्ली तो आप जान गए, साथ ही साथ आपको बता दूं कि पौधों के अंदर हरा रंग देने के लिए कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। आगे वीडियोस में मैं इनमें बात करूंगा। इनमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है और ये जो हरित लवक हैं ये भी किसी तरह से आनुवंशिकता से संबंधित नहीं होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। सही ऑप्शन है हमारा पहला, क्रोमोसोम्स तथा जीन जो लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 के दूसरे एग्जाम से, जो कि क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों में कौन सा संयोजन सही है। क्वेश्चन आपसे यह पूछना चाहता है कि जो कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल, इन दोनों में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और इनमें से कौन से 4 ऑर्गन जंतु कोशिका में तो हैं लेकिन पादप कोशिका में नहीं है। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं पादप कोशिका। तो सपोज करिए ये मैंने आपको यहां पर पादप कोशिका बनाकर दिखा दी, और जो जंतुओं में कोशिका पाई जाती है उसे हम कहते हैं जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। अब दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि दोनों के पास बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। तो कोशिका झिल्ली दोनों के पास है, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली दोनों के पास हो गई। इसके नीचे यहां पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है वो आपकी कहां मिलने वाली है, पादप कोशिका में मिलेगी यानी प्लांट सेल में मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। तो आपको ये बात पता चल गई। तो जितने में भी आपको कोशिका भित्ति दिखाई देगी वो ऑप्शन अपने आप बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहे हैं, जंतु कोशिका की बात। तो इस हिसाब से हम देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर ए गलत हो गया, क्योंकि कोशिका भित्ति शब्द यहां पर आ गया। अब दूसरा देखिएगा और क्या चीजें हैं यहां पर। केंद्रक दोनों के पास होगा, यहां भी है और यहां भी है, ठीक। अगली जो चीज है जो आपको जाननी है वो ये है कि पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाएंगे। हरित लवक जिनके बारे में मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी, जिन्हें आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, इसलिए जंतु हरे रंग के नहीं दिखाई पड़ते। तो ये दूसरी बात आपको यहां पर जाननी है। अब आप दूसरे ऑप्शन को देखिए। केंद्रक दोनों में है, प्लास्टिड यानी कि लवक, हरित लवक, वो केवल आपको पादप कोशिका में मिलेंगे। कोशिका झिल्ली दोनों में है, मैंने अभी आपको बता दिया। कोशिका भित्ति केवल पौधों में है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो ही गया। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। केंद्रक दोनों में है, गुणसूत्र दोनों में है, राइबोसोम दोनों में है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पौधों में है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है जंतुओं के बारे में। अगला है कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जा रही है, गुणसूत्र क्रोमोसोम दोनों में पाए जा रहे हैं, राइबोसोम दोनों में पाए जा रहे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाई जा रही हैं। तो इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि आपको ये चारों चीजें दोनों में मिलने वाली हैं, जंतु में मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन अन्य जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें दे दी गई जो पौधों में होती हैं, जंतुओं में नहीं, इसलिए वो ऑप्शन हम सही नहीं लगा सकते। आखिरी ऑप्शन देखिए, कोशिका झिल्ली दोनों में है, राइबोसोम दोनों में मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक केवल प्लांट में मिलेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जंतु कोशिका में मिल जाएंगी, पादप कोशिका में मिलेंगी, इस बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जंतु कोशिका पर है। ये 3 ऑप्शंस हैं, इनमें एक एक चीज ऐसी जरूर दे दी गई है जो पादप कोशिका में होती है, इसलिए ये तीनों आंसर हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2013 के सेट से ये भी है, और आपको बता दूं इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2013 के सेट से ही है, और ये है क्वेश्चन नंबर 76। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो टैडपोल क्या होता है, मेढक के लार्वा को टैडपोल कहते हैं, जो अंडों से बाहर आता है और पानी में तैरता है, छोटा सा मछली की तरह दिखाई पड़ता है। तो टैडपोल के कायांतरण मेटामॉर्फोसिस के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे। आपको बता दूं कि जो ये मेढक होता है इसकी लाइफ में सबसे पहली स्टेज क्या आती है, एग्स यानी कि अंडे होते हैं, और अंडों से निकलता है एक छोटा सा लार्वा जो देखने में मछली की तरह लगता है, और बच्चों इस लार्वा को ही हम लोग कहते हैं टैडपोल। तो ये जो टैडपोल लार्वा है ये ऐसे ही पानी में कुछ दिन तक रहता है। इसके बाद क्या होता है,
इसके अंदर कायांतरण शुरू हो जाता है। कायांतरण का मतलब है कि ये धीरे धीरे मेढक की तरह दिखाई देने लगना शुरू हो जाता है। तो पहले मुंह ऐसा हो जाता है और पूंछ लेकिन बनी रहती है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये पूरी तरीके से मेढक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये मेढक में कन्वर्ट हो गया और एडल्ट बन गया, तो एडल्ट में जब बनने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं अंडों से टैडपोल, टैडपोल में जो प्रक्रिया हो रही है एडल्ट में बनने के लिए, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कायांतरण, यानी काया में अंतर हो रहा है, इसके शरीर की काया बदल रही है, तो उसको कहते हैं कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस। और आपको बता दूं कि ये कायांतरण मुख्य रूप से इंसेक्ट्स यानी कीटों में पाया जाता है, जैसे रेशम कीट हुआ, तितली हुई, इनमें भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पर टैडपोल की बात हो रही है, तो टैडपोल का इस तरीके का रूप होता है, लेकिन बाद में वो एडल्ट मेढक में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। अब बात यह आती है कि ये कायांतरण होता कैसे है। तो आपको बता दूं कि मेढक के पास भी हमारी तरह थायराइड ग्लैंड होती है, और थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन बनाती है। हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड के बनते हैं वही मदद करते हैं कायांतरण की प्रक्रिया में। अब चूंकि आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो हमारी थायराइड ग्लैंड इस्तेमाल करती है अपने हार्मोन बनाने के लिए। देखिए, ये प्रक्रिया हम सब में भी होती है। हम डेली भोजन के साथ आयोडीन लेते हैं, और वो आयोडीन हमारे अंदर जाता है ब्लड में। ब्लड से वो आयोडीन कौन एब्जॉर्ब करता है? हमारी थायराइड ग्लैंड, और अपने हार्मोन बनाती है। अगर मेढक की बात की जाए तो ये भी पानी से आयोडीन में कुछ मात्रा में लेता है, और वो आयोडीन इस्तेमाल करता है हार्मोन बनाने में, और उन हार्मोन्स की मदद से ही इसमें कायांतरण की प्रक्रिया होती है। तो सोचिए, अगर पानी में आयोडीन नहीं होगी तो क्या इसमें आपके मेढक में या टैडपोल में कायांतरण हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपके इन सारे ऑप्शंस में से सही जवाब क्या है? आयोडीन, यानी कि पानी में आयोडीन की मात्रा होगी तभी मेढक में, उसके टैडपोल में कायांतरण की प्रक्रिया होगी। अन्य कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो कायांतरण में मदद करेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 2013 के सेट से, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि नीचे दिए गए कौन से पद किसी मादा भाग को संगठित करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। यह क्वेश्चन जुड़ा हुआ है पुष्प के भागों से, पार्ट्स ऑफ फ्लावर से। तो पहले आपको पुष्प के भाग पता होने चाहिए। तो एक पुष्प में, एक प्रारूपिक पुष्प में 4 प्रमुख भाग होते हैं। सबसे बीच में ये जो भाग होता है यही मादा भाग यानी फीमेल पार्ट होता है। इसके आसपास इस तरीके से ये मेल पार्ट पाए जाते हैं। मैं सबके नाम बताऊंगा ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से बने आप आराम से उसे सॉल्व कर पाए। इसके बाहर ये जो पंखुड़ियां होती हैं, जिन्हें आप दलपुंज के नाम से जानते हैं, ये पाए जाते हैं। और सबसे बाहर की तरफ जो पार्ट होता है वो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये इनको हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो किसी भी पुष्प में 4 भाग हैं, एक एक करके इनको समझ लीजिएगा। सबसे बाहर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। इसके बाद ये कहलाते हैं दलपुंज, मतलब कोरोला, इन्हें आप लोग पंखुड़ियां भी कहते हैं। फिर ये कहलाते हैं पुंकेसर या पुमंग भी कह देते हैं इनको। इंग्लिश में आप इन्हें कहते हो एंड्रोशियम। और सबसे अंत में अंदर की तरफ होता है स्त्री केसर या जायांग भी बोला जाता है इसको, और इसको इंग्लिश में कहते हैं गाइनिशियम। तो अब आप समझें, ये 3 पार्ट मैंने आपको, चारों पार्ट बता दिए। सबसे बाहर बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, उसके ऊपर अंदर कोरोला यानी दलपुंज जो रंगीन होते हैं। फिर आ गए पुंकेसर, और पुंकेसर होते हैं मेल और आपके स्त्री केसर होते हैं फीमेल। तो आपका जो सवाल है वो क्या है? आपके सवाल में ये पूछ रहे हैं कि फीमेल के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो आपने ये तो देख लिया कि फीमेल बीच में पाया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि फीमेल के 3 पार्ट हैं कौन से। फीमेल के 3 पार्ट में सबसे नीचे का फूला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय, मतलब कि ओवरी। बीच वाला भाग कहलाता है वर्तिका, वर्तिका को इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। और सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। तो फीमेल पार्ट कितनी चीजों से बनेगा? 3 चीजों से। सबसे नीचे आप देख रहे हैं फूला हुआ ओवरी यानी अंडाशय, इसी के अंदर बीजांड यानी कि ओव्यूल पाए जाते हैं। बीच का पार्ट वर्तिका यानी स्टाइल कहलाता है, और सबसे ऊपर का पार्ट वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा कहलाता है। अब आपके पास सवाल आ गया कि नीचे दिए गए पद में कौन सा फीमेल पार्ट में आएगा। तो वर्तिकाग्र अंडाशय, 2 तो सही हो गए, वर्तिकाग्र अंडाशय मिल गया आपको, लेकिन वर्तिका नहीं है। और पुंकेसर अभी आपको बताई दे गए, तो मेल पार्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा है वर्तिकाग्र अंडाशय वर्तिका, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको वर्तिकाग्र भी मिल गया फीमेल में, वर्तिका भी मिल गया और अंडाशय मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अब 3rd और 4th को भी देख लेते हैं। पुंकेसर मेल पार्ट है, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि फीमेल के बारे में पूछ रहे हैं।
अंडाशय सही है, वर्तिका सही है, लेकिन ये गलत हो गया, तो इस तरह सही ऑप्शन में चला जाएगा। और लास्ट में पुंकेसर, पंखुड़ियां और बाह्यदल। पुंकेसर मेल पार्ट होता है, आपने देख ही लिया। पंखुड़ियां हम दलपुंज यानी कोरोला को कहते हैं, और बाह्य दलपुंज हम कैलिक्स को कहते हैं। तीनों का संबंध फीमेल के साथ नहीं है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। सही ऑप्शन हमारा हुआ वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, अंडाशय यानी ओवरी, और वर्तिका यानी के स्टाइल। यहां पर एक बात और आपको बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल इस पर भी बन सकता है कि जो पुंकेसर होते हैं इनके अंदर बनते हैं परागकण, और परागकण जो होते हैं जिन्हें इंग्लिश में आप पॉलन ग्रेन कहते हैं, ये नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट बनाते हैं, और यहां से निकलकर ये परागकण यहां जाते हैं, मतलब गायनीशियम पर जाते हैं, मादा भाग पर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर, और ये प्रक्रिया बच्चों कहलाती है परागण या पॉलिनेशन। तो किसी भी पुष्प के परागकणों का यहां से पुंकेसर से निकलकर उसके वर्तिकाग्र पर जाना, स्टिग्मा पर जाना, परागण कहलाता है। और यहां पर बनते कहां हैं ये परागकण? आपके पुंकेसर के अंदर। और यहां पर एक बात और मेंशन कर दूं कि अगर परागण की प्रक्रिया हवा से हो रही है तो वायु परागण, जल के माध्यम से परागकण जाएंगे तो जल परागण, जंतुओं के माध्यम से जाएंगे तो जंतु परागण, कीटों के माध्यम से जाएंगे तो कीट परागण। तो इस तरीके से परागण पर भी कई सारे सवाल बन सकते हैं जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिए। तो यहां पर मैंने इस पूरे सीरीज में 10 क्वेश्चंस आपको बता दिए। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप इन्हें जरूर प्रिपेयर कर लें। साथ ही साथ मैं आपसे सजेशन चाहूंगा कि आप किस तरह के टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं बायोलॉजी के सीटेट में आने वाले जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा बताए गए टॉपिक्स पर मैं वीडियोस ला सकूं और आपके एग्जाम को पास कराने में आपकी मदद कर सकूं। यहां पर इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।